हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो किस किस के लिए है? ये जो लेक्चर है स्पेशली जो बंदे 10 स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड में एंटर करने वाले हैं और कॉमर्स स्ट्रीम को चूज करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है, बेस। और जो 12 स्टैंडर्ड में है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जिस बंदे का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, वो चाहता है अपने इकोनॉमिक्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग ये 10 पॉइंट बहुत ही अच्छे से डिटेल में पूरे एग्जाम्पल के साथ इसको फिनिश करने वाले हैं। कम टू फर्स्ट पॉइंट, स्केयरसिटी। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्केयरसिटी। स्केयरसिटी क्या होता है पहले रीड करता हूं। स्केयरसिटी मींस लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। स्केयरसिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड अवेलेबल है। स्केयरसिटी इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। अच्छा, अब इसका मतलब समझते हैं। स्केयरसिटी का मतलब क्या है कि अबव द अर्थ, ऑन द अर्थ जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। व्हाट इज रिसोर्सेस? द रिसोर्सेस में भी नेचुरल, आर्टिफिशियल, मैन मेड, इकोनॉमिक रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो है अपने अर्थ पे वो लिमिटेड है। नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, आयरन, कॉपर, ये सब रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। और इन सब चीजों का यूज होता है कंपनी में, इंडस्ट्री में, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सामान को बनाने के लिए। इन सब चीजों का यूज होता है। सिल्वर का यूज होता है, गोल्ड का यूज होता है, गोल्ड और सिल्वर का यूज होता है ज्वेलरी बनाने के लिए। इवन दो जो सिल्वर्स होते हैं उस सिल्वर का यूज मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। तो ये सब रिसोर्सेस है, ये सब रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, मैन मेड रिसोर्सेस हो गया, और एक होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेस। व्हाट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस? हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेस को समझना है। मतलब ऐसा रिसोर्सेस, दोज रिसोर्सेस विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, दैट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। मतलब ऐसा रिसोर्सेस जिसका यूज हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, मेनली स्पेशली गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सामान को बनाने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेस में स्पेशली मेनली क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मनी। मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले लैंड चाहिए होता है, लेबर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस। मतलब एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो वो ह्यूमन रिसोर्सेस है। फैक्ट्री में एक लेबर काम कर रहा है तो वो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो जो इंसान है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेस है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, कैपिटल बड़ी बड़ी मशीनरी, फर्नीचर, ये कैपिटल है। और मनी भी एक रिसोर्सेस है, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कमेंस करने के लिए सबसे पहले मनी की जरूरत होती है। तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो आपको ध्यान देना है व्हाट इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस में स्पेशली लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड द मनी, ये आता है। उसके साथ साथ जितनी भी रिसोर्सेस का यूज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं उन सबको हम कहेंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेस, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेस। अगर उसका यूज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं तो हम उसे इकोनॉमिक रिसोर्सेस कहेंगे। तो ये सब के सब रिसोर्सेस लिमिटेड है, इनका एक लिमिट है, ये अनलिमिटेड नहीं है। बट जो ह्यूमन वांट्स है, सोसाइटी के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, एक जमाने में जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहां से होता है? वाटर से होता है, वाइंड से होता है, कोल से होता है। इन सब चीजों से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज होता था? सिर्फ किसके लिए होता था? रेडियो चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, फैन चलाने के लिए, ट्यूबलाइट चलाने के लिए। इतने ही वांट्स थे ह्यूमन के, रेडियो, फैन, टीवी, ट्यूबलाइट्स। बट नाउ द वॉन्ट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। आज के डेट में जो ह्यूमन के वॉन्ट्स है वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब
अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज बंदे कहां कहां करते हैं? मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए, हीटर चलाने के लिए, वॉशिंग मशीन चलाने के लिए, कूलर चलाने के लिए, बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है इंडस्ट्रीज में उसको यूज करने के लिए। तो ये सब चीजें जो है ये वांट्स है, ये जो ह्यूमन वांट्स है जो पहले नहीं थे आज हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी चीजें, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ चुका है। तो मतलब ये वांट्स बढ़ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से वांट्स बढ़ रहे हैं उस तरीके से वाटर नहीं बढ़ रहा है। और आपको पता है वाटर लिमिटेड है। आपने देखा रहेगा कि जो जमीन के अंदर जो वाटर का लेवल है वो कम हो चुका है। जो लेक्स हैं, जो तालाब है, झील है, जो नदी, उसका पानी कम हो चुका है, वो कम हो रहा है। फॉरेस्ट, जंगल, ये सब चीजें कम हो रही है। तो रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट द वांट्स आर unlimited. Resources are limited but the wants are unlimited. So how can we use these limited resources to satisfy unlimited wants? And that is why we introduced the term economics. That is why we needed to study the term economics. इसलिए ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है ये आया और हमें जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने की। अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता, इन्फिनिट होता, तो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने की जरूरत ही नहीं होती। ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है ये आता ही नहीं। तो ध्यान देना, व्हाट इज स्केर्सिटी? और ये जो स्केर्सिटी है इसे हम कहते हैं बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी कंट्री की बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है। लास्ट में रिपीट करूंगा कि रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। इस लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है हर एक कंट्री की। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, कैसे अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेस से सेटिस्फाई करेंगे। चाहे वो मनी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। Everything is limited, but the human wants are unlimited. ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट मैंने फिनिश किया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट। सो दिस पॉइंट फिनिश्ड। कम टू नेक्स्ट, रॉ मटेरियल्स। अच्छा, व्हाट इज रॉ मटेरियल्स? रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। अच्छा, रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। इसको रीड करते, इट इज द प्राइमरी कमोडिटी, यू कैन से बेसिक कमोडिटी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड फिनिश्ड गुड्स। एग्जांपल व्हीट, कॉटन, वुड, आयरन। अच्छा, अब इसको हम लोग देखते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये व्हीट है। अच्छा, व्हीट का प्रोडक्शन फार्म में होता है। अच्छा, व्हीट को हम लोग फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं। व्हीट को हम लोग फ्लावर में कन्वर्ट करते हैं, व्हीट को कन्वर्ट करते हैं फ्लावर में। अच्छा, फिर फ्लावर से क्या बनता है? ब्रेड। क्या बनता है? ब्रेड। अच्छा, ये जो व्हीट है, इस व्हीट को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल्स। इस व्हीट को कन्वर्ट किया फ्लावर में। अच्छा, ये भी रॉ मटेरियल्स है। अच्छा, इसे हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस फ्लावर को, इस आटे को कन्वर्ट किया ब्रेड में, तो ये मेरा होगा फिनिश्ड गुड्स। ये मेरा होगा फिनिश्ड गुड्स। मतलब व्हीट को कन्वर्ट किया फ्लावर में, तो ये जो व्हीट है, व्हीट ये रॉ मटेरियल्स है, ये कच्चा माल है। इसको कन्वर्ट किया मैंने किसमें? फ्लावर में, तो ये फ्लावर भी रॉ मटेरियल्स है। इसे हम सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं। अभी इसका फाइनली यूज नहीं हुआ है। अच्छा, अब इस फ्लावर को कन्वर्ट किया मैंने ब्रेड में। ब्रेड मीन्स व्हाट? रोटी। तो ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड को हम कहेंगे फिनिश्ड गुड्स। ये फिनिश्ड गुड्स है। फाइनली इसे कस्टमर, ग्राहक इसे परचेस करेगा, इसे यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये मेरा फिनिश गुड्स हुआ। तो ये क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गया। तो रॉ मटेरियल्स क्या है? रॉ मटेरियल्स एक प्राइमरी गुड्स है, एक प्राइमरी और बेसिक कमोडिटी है जिसका यूज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये व्हाइट बोर्ड है, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये फिनिश्ड गुड्स है। बट इसके अंदर जो एल्यूमिनियम, ये जो आयरन है, ये जो ऊपर का सरफेस है, अंदर जो वुड लगा है, इन सब चीजों को अगर हम लोग डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, तो वो रॉ मटेरियल्स बन जाएगा। उसको ज्वाइंट करके मैंने क्या बना दिया? व्हाइट बोर्ड। तो ये क्या हो गया?
फिनिश गुड्स हो गया। ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप हो गया, ये अंदर इसके अंदर जो कापूस है, ये सब चीजों को डिफरेंट करेंगे तो रॉ मटेरियल्स हो गए। इसको ज्वाइंट किया, बनाया मैंने इंक वगैरह डाल के, तो ये क्या हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। तो फिर ये था रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स, मतलब बेसिक गुड्स, प्राइमरी कमोडिटी जिसका यूज हम लोग फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो ये था रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का यूज होता है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स का यूज। फॉर एग्जांपल सुगर केन इज द रॉ मटेरियल्स बट द सुगर इज फिनिश गुड्स। सुगर केन क्या है, रॉ मटेरियल्स है, उसकी फार्मिंग होती है। सुगर केन को कन्वर्ट किया मैंने सुगर में, शक्कर में, तो शक्कर क्या हो गया, फिनिश गुड्स। क्या हो गया, फिनिश गुड्स। अच्छा, हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं तो आइसक्रीम में क्या लगता है, शुगर लगता है, शुगर। तो शुगर क्या हो गया वहां पे, रॉ मटेरियल्स, और आइसक्रीम क्या हो गया, फिनिश गुड्स। तो ये फंडा, तो ये था रॉ मटेरियल्स। कम टू नेक्स्ट, इंपोर्ट। अच्छा, ये इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अच्छा, व्हाट इज इंपोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट। बेसिक, इंपोर्ट मतलब परचेस करना, दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेस करना, और एक्सपोर्ट मतलब सेल करना, दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करना। तो पहले रीड करते हैं। Import means what? Import means purchasing goods and services by one country from another country। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से गुड्स हो या फिर सर्विस हो उसे परचेस करती है। एग्जाम्पल, इंडिया बाइस की जगह पे हम लिख सकते हैं इंपोर्ट्स। वेपन्स मतलब हथियार परचेस करता है, किससे, रशिया से और यूएसए से। और प्रैक्टिकली आपको पता है जो इंडिया है वो वेपन्स मोस्टली रशिया और यूएसए से ही परचेस करता है, इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री से गुड्स को परचेस करना। मोस्टली जब हम अदर कंट्री से गुड्स परचेस करते हैं तो मोस्टली हम उसके लिए इंपोर्ट वर्ड ही यूज करते हैं। तो ये इंपोर्ट का मीनिंग हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मीन्स क्या, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करती है तो उसे कहेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, इंपोर्ट मतलब परचेसिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। सो सिंपल इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक्सपोर्ट का। इंडिया सेल्स सॉफ्टवेयर टू यूएसए। माय डियर, आपको मालूम होना चाहिए इंडिया यूएसए को सॉफ्टवेयर सेल करता है। सबसे ज्यादा, मोस्टली सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर सेलिंग कंट्री कौन सी है, यूएसए। यूएसए के बाद सेकंड पे इंडिया है जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर को सेल करती है। आपको पता रहेगा ये जो टाटा है, ये जो टाटा है, नारायण मूर्ति, इनकी कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करते हैं और अदर कंट्री में सेल करते हैं। तो सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा सेल करता है इंडिया आफ्टर यूएसए। आफ्टर यूएसए तो सेल मतलब एक्सपोर्ट, सेल मतलब एक्सपोर्ट। अच्छा, अब एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के पीछे मेन रीजन क्या होता है। सबसे मेन रीजन क्या होता है, कौन से ऐसे मेन रीजन है जो कोई भी कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का सबसे मेन रीजन क्या है। पहला रीजन, हो सकता है कोई कंट्री किसी गुड्स को अगर दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे सबसे पहला रीजन ये होता है कि हो सकता है वो गुड्स कंट्री अपने घर में खुद के कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर पाता, उसके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है, वो मेथड्स नहीं है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, वैसे लेबर नहीं है। इसीलिए उस गुड्स को कोई कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस करता। फॉर एग्जांपल, इंडिया इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स, टेक्नोलॉजिकल गुड्स, ये जितने भी गुड्स है, हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड जो मेडिकल गुड्स होते हैं, सीटी स्कैन की मशीनरी हो गई, सीटी स्कैन की मशीनरी, एक्सरे की मशीनरी होगी, वेंटिलेटर, ये सब दूसरे कंट्री से परचेस करता, अमेरिका से, जापान से, चाइना से, क्योंकि ये गुड्स हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। तो ये पहला रीजन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, कि हो सकता है वो देश वो सामान खुद के देश में प्रोड्यूस नहीं करता, इसीलिए इंपोर्ट करता है। अच्छा, एक रीजन और है। फॉर एग्जांपल, एक गुड्स है, इंडिया उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब इंडिया उस गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो उसका प्राइस कितना होता है पता है क्या? 80 रुपीज। कितना होता है? 80 रुपीज, ठीक है। लेकिन वही सेम गुड्स जब वो यूएसए से परचेस करता है तो उसे पड़ता है 50 रुपीज। उससे कितना पड़ता है? 50 रुपीज। हालांकि वहां पे डॉलर में हम लोग परचेस करते हैं, तो इसे अज्यूम करो कितना पड़ता है? 50 रुपीज। तो फिर इंडिया क्या करेगा पता है क्या? उस गुड्स को यहां प्रोड्यूस नहीं करेगा, उस गुड्स को वो यूएसए से परचेस करेगा। तो एक और रीजन होता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं हम उसको प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उसका कॉस्ट हमें क्या पड़ता है? ज्यादा पड़ता है। और वही सेम गुड्स दूसरी कंट्री भी प्रोड्यूस करती है लेकिन वो कंट्री कम खर्चे में बनाती है। तो इंडिया एक गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका खर्चा कितना हो रहा है? 80 रुपए। लेकिन उसी सेम गुड्स को वो जब अमेरिका से यूएसए से परचेस कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो कितने का पड़ रहा है? 50 रुपीज का। तो इंडिया क्या करेगा? इस गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा, सेम गुड्स को यूएसए से परचेस करेगा। तो इंपोर्ट करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन बताया। अब आते आगे, एंटरपोर्ट। व्हाट इज एंटरपोर्ट? एंटरपोर्ट क्या होता है? रीड करते हैं। Purchasing goods and services from other country for the purpose of reselling to other country। मतलब किसी कंट्री ने गुड्स को परचेस किया खुद के यूज के लिए नहीं, किसी दूसरे कंट्री को सेल करने के लिए, तो उसे कहेंगे एंटरपोर्ट। उसे कहेंगे एंटरपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने चाइना से गुड्स को परचेस किया खुद के यूज के लिए नहीं, किसके लिए? श्रीलंका को सेल करने के लिए। तो इसे हम कहेंगे एंटरपोर्ट। और एंटरपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, जो लॉन्ग ट्रेवल होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है। श्रीलंका और चाइना का डिस्टेंस काफी लॉन्ग है लेकिन श्रीलंका और इंडिया का डिस्टेंस लॉन्ग नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कोई कंट्री क्या करती है? एंटरपोर्ट करती है। और एंटरपोर्ट का सबसे बड़ा लोकेशन हांगकांग और लंदन है, जहां पर लोग आते हैं, गुड्स को सेल करते हैं और वही लंदन वापस उस गुड्स को अदर कंट्री को सेल करता है। सो दिस इज एंटरपोर्ट। कम टू नेक्स्ट, बेसिक नीड्स। अच्छा, बेसिक नीड्स क्या होता है आपको मालूम रहेगा। इंसान, पहले रीड करते हैं हम लोग। ये बेसिक नीड्स आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट आर नेसेसरी टू लीव और सर्वाइव लाइफ। मतलब जिंदगी को जीने के लिए कम से कम इतनी चीज की जरूरत है मुझे, इतनी चीज चाहिए ही चाहिए। अगर ये चीज नहीं मिलेगी तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो उसे कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, बेसिक नीड्स मतलब, अच्छा इसमें भी दो चीजें, ट्रेडिशनल नीड्स एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल बेसिक नीड्स और मॉडर्न बेसिक नीड्स। पहले के जमाने में क्या होता था? सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती थी। अच्छा, रोटी में क्या आएगा? फूड। अच्छा, फूड के अंदर वाटर भी आएगा, इंक्लूडिंग वाटर। अच्छा, क्लोथ मतलब कपड़ा। अच्छा, शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह, मतलब हाउसिंग। पहले ये तीन चीजों की जरूरत होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। बट नाउ अब क्या हो गया? लोग डेवलप हो गए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो गया, इंप्रूव हो गया। तो अब मॉडर्न बेसिक नीड्स क्या है? फूड है, क्लोथ है, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलना चाहिए, ये भी बेसिक नीड्स में आ गया है। हेल्थ केयर सिस्टम, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम की। लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। रोड पे अगर जा रहे हैं तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बॉर्डर पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड इंटरनेट। और इंटरनेट भी आज के डेट में बेसिक नीड्स में इंक्लूड हो चुका है। तो पहले रोटी, कपड़ा और मकान कंपल्सरी था जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन आज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और इंटरनेट, मतलब फूड, क्लोथ, शेल्टर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी,
एज वेल एज इंटरनेट। और आगे चल करके ये बेसिक नीड्स और चेंज होगा, आपको पता है चेंजेस इज द रूल ऑफ नेचर। हो सकता है फ्यूचर में एयर कंडीशनर कंपलसरी हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि एयर कंडीशनर एसी भी फ्यूचर में कंपलसरी हो जाएगा, ये बेसिक नीड्स में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बेसिक नीड्स है, कंपलसरी ये चाहिए, ये मॉडर्न बेसिक नीड्स है, कंपलसरी रहना चाहिए। अगर ये कंपलसरी नहीं रहेगा तो फिर किसी भी ह्यूमन का, इंडिविजुअल ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, लिटरेट। व्हाट इज लिटरेट? लिटरेट मतलब क्या होता है? यहां पे दो पॉइंट है, एक है लिटरेट, अच्छा एक पॉइंट और है एजुकेटेड, वो लिखा नहीं है। लिटरेट और एजुकेटेड क्या होता है? अच्छा, लिटरेट का मतलब क्या होता है? रीड करते हैं। अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। अच्छा, लिटरेट का मतलब क्या होता है? ऐसा बंदा जो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है, अपने मदर टंग में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। सिर्फ लिख और पढ़ सकता है ना, भले से वो कभी स्कूल गया कि नहीं गया, भले से वो 5th पास है या फिर 10th फेल है, उससे कुछ लेना देना नहीं। बुक्स के अंदर क्या है कि लिटरेट का मतलब ऐसा बंदा जो सिर्फ और सिर्फ लिख और पढ़ सकता है। बेसिकली अगर उस चीज को वो लिख सकता है, सिग्नेचर कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, तो वो लिटरेट है। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है लिटरेट के लिए। और एक होता है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है बंदा क्वालिफाइड है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में स्टडी किया है, काफी नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उसे हम कहते हैं एजुकेटेड। तो ये बुक्स के अंदर डेफिनेशन है लिटरेट और एजुकेटेड का। बट और एक चीज और है, अपने यहाँ की इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 74%। तो ये जो 74% लिटरेसी रेट है, तो ये जो 74% इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे एजुकेटेड है। इस लिटरेसी रेट में वैसे भी बंदे आते हैं जो स्कूल की स्टडी नहीं किए हैं, कॉलेज की स्टडी नहीं किए, बट कम से कम लिख और पढ़ सकते हैं। आपने देखा रहेगा साक्षरता अभियान गवर्नमेंट ने निकाला था, साक्षरता अभियान के हर कोई लिखे पढ़े, चाहे वो बुजुर्ग हो, एजेड हो, चाहे कैसा भी हो, कभी कॉलेज नहीं गया, स्कूल गया, ठीक है। अच्छा, तो लिटरेट का मतलब ऐसा बंदा जो लिख और पढ़ सकता है किसी भी लैंग्वेज में, भले से वो स्कूल गया कि नहीं गया। और एजुकेटेड का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड पर्सन, डिग्री है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस, और बेसिकली आपको नॉर्मली लिटरेट और एजुकेटेड हम उसे ही बोलेंगे जिसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी हो, सेंस ऑफ कंपैशन हो, इंसानियत हो, दया हो, जो चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, जो लव एंड अफेक्शन पे बिलीव करता हो, उससे हम एक्चुअली में लिटरेट और एजुकेटेड बोलेंगे। और उसके लिए किसी सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? रीड करते हैं हम लोग। It means the average number of years that a person is expected to live. Life expectancy का मतलब होता है ये एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर है, एवरेज औसत उम्र है। औसत उम्र जो हम देखते हैं कि हम करते हैं कि भाई एक बंदा इतने उम्र तक जी सकता है, तो इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लीव। यहां पर एक्सपेक्टेशन करते हैं हम लोग कि ये बंदा, मतलब कि इस कंट्री का एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स इतना है। यहां पे दो चीजें, एक होता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स और एक होता है लाइफ स्पैन। अच्छा, लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन मतलब होता है कि एक बंदा मैक्सिमम इतना जी सकता है। फॉर एग्जाम्पल जापान में मैक्सिमम बंदे 115 ईयर्स 120 ईयर्स तक जीते हैं, तो उनका लाइफ स्पैन कितना है? 115 ईयर्स 120 ईयर्स, 115 साल 120 साल। लेकिन उनका एवरेज नंबर ऑफ ईयर क्या है? उसे कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो है 84 ईयर। तो जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 ईयर है, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, एवरेज नंबर ऑफ ईयर। बट जापान का लाइफ स्पैन कितना है कि मैक्सिमम बंदा कितना जीता है? 120 ईयर 125 115 ईयर्स। तो यहां पे ध्यान देना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और लाइफ स्पैन में अंतर है, डिफरेंस है। पहले क्या होता था? लोगों का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता था, लोग ज्यादा जीते थे पहले के जमाने में, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता था क्योंकि पहले वॉर होते थे, काफी लोगों की डेथ हो जाती थी, वॉर काफी होता था। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता था? कम होता था, बट लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था। उस समय पोल्यूशन नहीं था। बट अभी क्या हो गया? अभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज आ गई,
लोग अपने आप को किसी न किसी बड़ी डिजीज से बचा लेते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वॉर्स नहीं होते, इसीलिए आज के डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गई है, लेकिन लाइफ स्पैन क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि पॉल्यूशन हो गया है, गंदगी हो गई है, इसीलिए लाइफ स्पैन क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मैंने बताया आपको, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट दो चीज है, एक एवरेज नंबर ऑफ ईयर, एक लाइफ स्पैन, ये दो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की। कम टू नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ये ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, चेक करते हैं आप लोग, पहले रीड करते हैं। इट रिफर्स टू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेस ऑलवेज क्या है, लिमिटेड है, उसका एक लिमिट है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेस का हमें ऑप्टिमम यूज करना है। व्हाट इज ऑप्टिमम? ऑप्टिमम बेस्ट यूज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। अब इस ऑप्टिमम यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट एम्स एट रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, मतलब किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल्स का यूज हो रहा है, इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल्स का यूज हो रहा है, तो कम से कम उसका वेस्टेज हो। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस का एम होता है कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस का वेस्टेज कम से कम हो, कम से कम हम लोग रिसोर्सेज का वेस्टेज करें, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर हम लोग रिसोर्सेज का वेस्टेज ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा तो गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो गुड्स का ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो लोग परचेस नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली लॉस होगा। तो इसीलिए इट एम्स एट रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, इट एम्स एट मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। वही कि मशीनरी में हमें कम से कम इनपुट यूज करना है, और कम से कम इनपुट का यूज करके, मेथड का यूज करके हमें मैक्सिमम आउटपुट लाना है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल्स, जैसे ये व्हीट है, ये फ्लावर है, इसे कहेंगे इनपुट, इसका कम से कम यूज करना है। और ये जो ब्रेड है, ब्रेड, इसे कहेंगे आउटपुट, फिनिश्ड गुड्स। तो ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस में सबसे पहला पॉइंट कि भाई हमें रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम इनपुट यूज करना है और मैक्सिमम आउटपुट लाना है। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस में एक एम और होता है कि इन सब चीजों को करते हुए ऑलवेज हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, क्योंकि जितना कॉस्ट कम होगा गुड्स का प्राइस उतना कम होगा, और गुड्स का प्राइस जितना कम होगा तो उसकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी, ज्यादा डिमांड होगा, ज्यादा सप्लाई, और ज्यादा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होगा। तो फिर ध्यान देना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट, और इट एम्स एट कॉस्ट रिडक्शन, कम से कम खर्चा हो। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं, हमने क्या किया, एक टीचर को, क्या एक टीचर वो एक ह्यूमन रिसोर्सेस है, क्या है वो टीचर, एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेस है। उसको हमने क्या कर दिया, उस टीचर को हमने अलोकेट कर दिया, उस टीचर को हमने क्या कर दिया, अलोकेट कर दिया, उसे कहेंगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अलोकेट किया मतलब उसे काम दे दिया कि आपको डेली आना है, 3 आवर्स टीचिंग करके जाना है, तो इसे कहेंगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। 3 आवर्स आपको 3 लेक्चर लेना है, मैथ्स के, 9th के, 10th के और 11th के, ये 3 लेक्चर लेना है। तो अब मैंने क्या किया, इसे कहेंगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, अब वो 3 घंटे लेक्चर लेता है, तो उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे चेक करूं कि भाई ये 3 घंटे प्रॉपर लेक्चर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये प्रॉपर क्वेश्चन फिनिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अगर वो लेक्चर प्रॉपर नहीं ले रहा है, वो प्रॉपर क्वेश्चन फिनिश नहीं कर रहा है, वो स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करके नहीं दे रहा है, अच्छा इसकी जांच, इसका इवैल्यूएशन मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी मॉनिटरिंग मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो मैंने रिसोर्सेस अलोकेट किया है उस रिसोर्सेस का क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है। तो ऐसा ही एग्जांपल होता है, जैसे मैंने कहीं पैसा लगाया, मनी मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, मतलब उस मनी को मैंने अलोकेट किया, इट इज कॉल्ड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, मनी को अलोकेट करने के बाद मुझे दिमाग लगाना है कि पैसा मैंने जो अलोकेट किया, जो इन्वेस्ट किया है, कि उस पैसे से मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर बेनिफिट नहीं हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उस मनी का क्या हो जाएगा, वेस्टेज, मतलब उस रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, वेस्टेज। अच्छा, तो ये हो गया एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं,
ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज करना, उसका वेस्टेज करना नहीं है। बहुत सारी कंपनी होती है, बहुत सारे वेस्टेज होते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, कंज्यूमर और कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है? कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है? इससे फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस किया, तो फार्मर ने वीट को प्रोड्यूस किया, अच्छा ठीक है। अच्छा ये वीट किस में कन्वर्ट हुआ? फ्लावर में, तो इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में फ्लावर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हुआ? ब्रेड में। तो ये ब्रेड अल्टीमेटली परचेस कौन करता है? कस्टमर। अच्छा कस्टमर परचेस करता है, किस लिए परचेस करता है? खुद यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं। तो उसे कहते हैं कंज्यूमर और कस्टमर। मतलब ऐसा बंदा जो किसी गुड्स को परचेस करता है यूज करने के लिए, सेल्फ यूज करने के लिए, रीसेल करने के लिए नहीं, तो उसे कहेंगे कस्टमर। उसे कहेंगे कस्टमर। मतलब मैन्युफैक्चरर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया, रिटेलर को सेल किया, तो यहां पे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर ये कंज्यूमर नहीं है, ये लोग ट्रेडर है। रिटेलर ने किसे सेल किया? कस्टमर को। कस्टमर ने किस लिए परचेस किया? उसे यूज करने के लिए, सेल्फ यूज के लिए, तो वो है कस्टमर, वो है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर मतलब अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स फॉर यूज और कंज्यूम नॉट फॉर रीसेल। ऐसा बंदा जो गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए परचेस करता है, रीसेल करने के लिए, उसे कहेंगे कंज्यूमर और कस्टमर। जैसे हम जाते हैं रिटेलर के पास, गुड्स को परचेस करते हैं, किस लिए परचेस करते हैं? यूज करने के लिए। होलसेलर के पास भी जाते हैं, किस लिए परचेस करते हैं? यूज करने के लिए। कभी कभार कस्टमर भी जाते हैं, होलसेलर से लेते हैं। लेकिन ऐसा बंदा जो होलसेलर से ले रहा है गुड्स को यूज करने के लिए नहीं, रीसेल करने के लिए, जैसे रिटेलर होता है, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। सो ये था कंज्यूमर। तो ये हम लोगों ने टर्म फिनिश किया। ये 10 टर्म को हम लोग ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के नेक्स्ट 10 to 15 टर्म्स अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के लिए काफी है।